जी हाँ, नमस्कार। मैं बीके सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ IIM वाला में। मेरे दोस्त, हम लोग आज ये पहली क्लास करेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट क्लास हम लोग बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगी। तो बेसिक ग्रामर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेसिक ग्रामर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक ग्रामर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। जैसे अगर हम ये लिख दिए कि राम हैज़ सीन द ताजमहल, राम है सीन द ताजमहल, तो ये अगर लिखे हैं तो ये समझेंगे कि ये पूरा जो है एक कहीं ना कहीं वर्ड है। राम जो है एक प्रकार का वर्ड है, हैज़ भी एक प्रकार का वर्ड है, सीन भी एक प्रकार का वर्ड है, और कहीं ना कहीं ये द ताजमहल भी एक प्रकार का वर्ड है। यानी वर्ड की संख्या यहाँ एक नहीं है, एक से अधिक वर्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा ग्रुप जो है, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। यानी ये कहीं ना कहीं शब्दों का एक समूह हो गया जो कंप्लीट अर्थ दे रहा है, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले राम का क्या रोल है, हैज़ का क्या रोल है, सीन का क्या रोल है और द ताजमहल का क्या रोल है। यानी राम इस सेंटेंस में इसका पोजीशन क्या है, हैज़ का क्या पोजीशन है। तो हम लोग बेसिक यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इस सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले राम क्या है। तो राम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है, राम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। गाइस, मेक श्योर दैट द मीन जो होता है सब्जेक्ट का मीन होता है कर्ता। अगर इफ समवन आस्क यू या यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर how thus we can articulate this is the part of subject in the sentence, तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा चीज एक लॉजिक, टू होम वी टॉक और स्पीक, टू whom we talk or speak is called subject. Make sure that guys, to whom we talk or speak, किसी भी चीज के बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में हम चर्चा करें या कुछ बोले या कुछ कहे, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, Ram is speaking English. In this sentence, Ram is speaking English. In this sentence, just we are talking about Ram. It means Ram is a part of subject. यानी Ram is speaking English mean राम अंग्रेजी बोल रहा है। इसका मतलब कि चर्चा किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में। और जिस चीज के बारे में चर्चा हो उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। चर्चा किसके बारे में, मेरे बारे में। यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, तो आई हो गया। किसी भी सेंटेंस को अगर डिफाइन करना है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिस चीज के बारे में चर्चा होगी उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। और फिर ये समझेंगे कि अगर राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो राम के बाद इज क्या है। तो मेरे मित्र, इज को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब, या इसका एक और नाम हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? तो यहां हम ये समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब डिफाइन करने के लिए तो इसका काम है मेरे मित्र, इट हेल्प्स द मेन वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म the sentence, it helps the main verb to form the sentence। यानी ऑक्सिलरी वर्ब अगर कोई बोले कि किसे कहते हैं, देखिए इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, राइट। ऐसा लग रहा है कि सहायक का मतलब सहायता करना, क्रिया का मतलब वर्ब, यानी सहायता करता है तो किसको सहायता करता है? तो मेन वर्ब को, यानी इट हेल्प्स द मेन वर्ब, यानी ये मुख्य क्रिया को सहायता करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। जैसे थोड़ा सा ये समझेंगे कि मेन वर्ब कैसे हम पहचाने कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब मदद करता है मुख्य क्रिया को क्या करने में? सेंटेंस को बनाने में। तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग एक्चुअली वर्ब पढ़ते हैं, नहीं। जब एडवांस अगर ग्रामर आप पढ़ेंगे तो इसको वर्ब नहीं कह के इसको डायरेक्ट जो है इसको एक्शन बोलेगा। क्या बोलेगा? एक्शन। देखिए सिंपल सा चीज दिमाग में एक चीज समझ में रखना है और बैठा लेना है कि एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब, यानी जितना भी एक्शन होगा वो सभी को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। ऐसा क्यों? जैसे मान लो ये मार्कर है और मार्कर को ऐसे हम खींचकर आपको फेंके तो ये ऐसे दिखाना क्या है? एक्शन है। आप अगर मान लो बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे छक्का मारेंगे तो लोग बाहर वाला देखेंगे, बोलेंगे सर क्या दिखा रहे हैं? एक्शन दिखा रहा है। यानी एक चीज कंफर्म रखिए कि जिसमें एक्शन का बोध होगा उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। चाहे दौड़ना, खेलना, बैठना, सोना, हंसना, सारे चीज में एक्शन है। और यही मेन वर्ब को मदद करता है ऑक्सिलरी वर्ब क्या करने में? सेंटेंस को बनाने में। जैसे अगर मान लीजिए वह ऐसे एग्जाम्पल में कि वह अंग्रेजी बोल रही है तो कहीं ना कहीं ये हिंदी सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार हो सकता है कि कन्नड़ में सेंटेंस हो, उर्दू में हो, है ना। तो किसी भी तरह का अगर सेंटेंस है, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। तो बस ये मदद करता है मुख्य क्रिया को। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाए कि ही इज, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। स्पीकिंग, ये क्या है? मेन वर्ब है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो फर्क इतना है गाइस, मेक श्योर दैट व्हाट द डिस्पैरिटी बिटवीन हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश कंसर्निंग लाइक ऑक्सिलरी वर्ब। तो हिंदी भाषा में लास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब आता है और इसमें समझिए तो पहले आ जा रहा है। ये इससे ये पता चल रहा है कि है ऑक्सिलरी वर्ब है और इसमें इज ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मदद कर रहा है किसको? सेंटेंस को बनाने में। किसको? मुख्य क्रिया को। अगर ये समझिए कि कोई आपसे बोले कि मैं जा रहा और न हूं बोल रहा है न था बोल रहा है, तो आपको पता नहीं चले। एक थप्पड़ घिस कर अगर आपको कोई लगा दे तो बोलिएगा मैं जा रहा था, है ना।
या हूं या गागेगी, यही बोलेंगे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहीं ना कहीं यह भी डिनोट करता है कि सेंटेंस वेदर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम है मुख्य क्रिया को मदद करना, क्या करने में, सेंटेंस को बनाने में। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब से ही हम लोग को पता चलता है वेदर सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है को हम बोल सकते हैं मेरे मित्र कि इसे 3 भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड क्या, फ्यूचर। ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भाग में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, नेक्स्ट पास्ट और थर्ड फ्यूचर। ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड क्या, फ्यूचर। जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, डू हो गया, डज हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, वॉज हो गया, वो हो गया, हैड हो गया, डीड हो गया, फ्यूचर में शैल हो गया, विल हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर 3 चीजों में बांटा गया। प्रेजेंट का मीन जो अभी है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आगे आने वाला है। यानी प्रेजेंट, अभी आप एक स्टूडेंट हैं, पहले आप बच्चे थे और भविष्य में आप जो है जॉब होल्डर होंगे। तो कहने का मतलब जो बीत गया वो पास्ट है, जो अभी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, और जो आगे आएगा वो फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, ये टेंस ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसकी संख्या कितनी, 7 होती है। वॉज, वर, हैड, डिड, ये कितना, इसकी संख्या 4, और ये शैल और विल कितना, 2। यानी टोटल टेंस ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 होती है। मेक श्योर दैट ये 13 भी काम करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में, और इससे पता चलेगा कि कौन प्रेजेंट है, पास्ट है और ये फ्यूचर है। जैसे देखिएगा मेरे मित्र, इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, ये 7, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर। एक चीज दिमाग में आज के बाद बैठा लीजिए कि संसार का कोई भी चीज बिना V2 का पास्ट नहीं होगा। इंग्लिश भाषा में बिना V2 का पास्ट नहीं होगा। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये वॉज जो है ये क्या है, तो वॉज कहीं ना कहीं ये V2 है, राइट। क्योंकि बी जो है, बी का V2 वॉज होता है और फिर बीन होता है। ये आप जो है हैज का हैड, हैड ये V2 है। डू का डीड ये क्या है, V2 है। यानी बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर दैट यहां प्रेजेंट में इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव है। वॉज में वॉज, वर, हैड और क्या, डिड है, शैल और विल है। ठीक है, तो ये काम क्या है, ये मुख्य क्रिया को मदद करेगी सेंटेंस को बनाने में, राइट। मेरे मित्र एक चीज समझिएगा, ये हो गया आपका बेस नॉलेज। जब हम एग्जाम में जाएंगे, खासकर कुछ कैंडिडेट जो बैंक के एग्जाम में जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो CDS में जाते हैं, NDA में जाते हैं, या किसी भी एग्जाम में जाते हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, या आप कैट का एग्जाम दे रहे हो जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो हर जगह ये चीजें आपको काम आएगी। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि सेंटेंस को बनाने में सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारे चीज का यूज होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इन चीज का हमें डेप्थ जानकारी होना चाहिए। इसको पार्ट में बांटा गया 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर।
समझेंगे मेरे मित्र। सेंटेंस में हमेशा जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कॉमन एरर्स होता है और इंप्रूव द सेंटेंस होता है, तो जब भी इन चीजों को सॉल्व करें तो आप ये समझिएगा, जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि एक मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, रानी था, और ये हमारी गर्लफ्रेंड जो थी ये कब थी, 12th में थी, है ना, जिसका नाम रानी था। अभी कोई हमसे ये पूछे कि सर आप बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड रियल में कौन है, तो यहां मैं बोल रहा हूं कि ये थी, कौन थी, रानी थी। और अभी यहां अगर कोई बोले तो मैं बोलूं कि से मोनी है, इसका मतलब कि ये वाली कहां गई, ये वाली कहां गई, यानी ये बीत गया, बीत गया यानी चला गया, चला गया नहीं यानी प्रेजेंट नहीं, वो क्या है, पास्ट है। जैसे अगर यहां ये थी तो अब है नहीं, यानी ये चली गई, चली गई यानी इसकी कहानी समाप्त हो गई। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस का जब पार्ट बने, क्लियर है, तो पार्ट में अगर स्टार्टिंग मान लो पास्ट हो, जैसे एक मूवी आया था, वो मूवी का नाम था दिलवाले, है ना, और शायद उसमें अजय देवगन और एक और एक्ट्रेस थी शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी और सुनील शेट्टी का मूवी है ना। उसी प्रकार एक और क्या नाम था, वो अजय देवगन का एक मूवी निकला था, वो क्या नाम था, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। वो उसमें बोलता है कि ये बोलता है अजय देवगन कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां वहां पानी कम था। इसका मतलब कि ये सारांश में ये बोलना चाह रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां वहां पानी कम था। यानी ये सीक्वेंस फर्स्ट पास्ट में जा रहा है, तो पूरा सेंटेंस कहां आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। अगर मेरे जैसा अगर वहां पे टीचर होता, क्योंकि इंग्लिश का टीचर हमेशा दिमाग लगाता है, तो हम डेफिनेटली यही जवाब देते कि तुम्हारी किस्ती डूबने का तो मुझे भी गम था, तुम क्यों गए थे वहां जहां पानी कम था। यानी मेरे मित्र कन्फर्म है कि अगर सेंटेंस पास्ट हो तो पूरा सेंटेंस लास्ट तक पास्ट होगा। किसी भी इंग्लिश भाषा में या किसी भी भाषा में अगर स्टार्टिंग पास्ट है, जैसे अगर हम लिखे ऐसे कि राम सेड दैट, राम सेड दैट, राम सेड दैट स्लैश ही is working, he is working hard in the company, in the company, in the company स्लैश और यहां कर दे नो एरर्स, तो ये आपका क्वेश्चंस बन गया। ठीक इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैंक, एसएससी वगैरह या जितने भी कॉम्पिटिटिव जोन है, इसको आपको यहां ए कर देगा, इसको बी कर देगा, इसको सी कर देगा और इसको क्या कर देगा, डी कर देगा, और लिख देगा कि फाइंड द एरर्स इन द सेंटेंस। यानी आपको फाइंड करना है कि सेंटेंस में एरर्स कौन है। तो आप ये समझिए कि राम सेड, सेड यानी क्या है, ये V2 है, यानी V2 है, यानी ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो पास्ट है। और किसी भी सेंटेंस का यदि पहला पार्ट यदि पास्ट होता है तो मेरे मित्र पूरा सेंटेंस लास्ट तक क्या होगा, पास्ट होगा। तो यहां राम सेड जो है ये V2 है और यहां इज क्या है, ये प्रेजेंट है, तो यहां इज नहीं, यहां क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। यानी ये डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके टिक करके आते तो आपको 1 नंबर मिल गया होता।
तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस स्टार्टर यदि पास्ट है तो लास्ट क्या होगा, पास्ट होगा। क्लियर है? जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान, मान लो अभी प्रेजेंट यानी आप जिंदा हैं तो हंस रहे हैं, तो यहां से लास्ट तक हंस रहे हैं, यानी सब बराबर बराबर है। यानी सेंटेंस का पहला पार्ट यदि प्रेजेंट होगा तो लास्ट तक प्रेजेंट होगी, पहला पार्ट यदि पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। हम एक चीज पूछ रहे हैं आपको कि मान लो यदि आप अभी यहां जिंदा हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये आगे जो आने वाला ये जो है यहां पर, ये मान लो महिमा चौधरी हो सकती है या शिल्पा शेट्टी हो सकती है, कोई और नया कोई एक्ट्रेस का नाम बताइए, है ना? तो आप लोग का क्या, कोई एक्ट्रेस का नाम बताइए। क्या जी? आपका फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? मुस्कुरा रहे हैं, कोई पसंद नहीं आती है? नहीं, पसंद तो करना चाहिए, है ना? तो मान लो यहां है कोई भी एक्ट्रेस यदि आपकी पसंद हो तो आगे यानी इससे शादी हो सकता है, यानी होगी, आगे संभव है, संभावना है, क्योंकि आपका फ्यूचर कोई जानता नहीं है। यानी प्रेजेंट से आप फ्यूचर जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट पास्ट से आप फ्यूचर नहीं जा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल शॉर्ट में बताते हैं, जैसे राम सेज दैट, राम सेज दैट, राम says that he was teaching slash English, he was teaching English। तो ये कंफर्म है कि ये V1 स्लैश क्या है, V5 है, ये पास्ट नहीं है, क्या है, प्रेजेंट है। और यदि ये प्रेजेंट हो तो ये वाला लास्ट का क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ वॉज नहीं, यहाँ क्या होगा, इज होगा। यानी सेंटेंस का पहला पार्ट यदि पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगी, और यदि सेंटेंस का पहला पार्ट यदि प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अगर हम ये बोले कि यहां लिख दे कि राम सेड दैट ही विल लर्न इंग्लिश, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये V2 है, ये पास्ट है। अगर आप मर गए तो आप डॉक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे, है ना? तो ये मरा हुआ इंसान का आगे फ्यूचर, यानी ये पास्ट है, तो लास्ट तक क्या होगा, पास्ट। तो यहां विल चेंज हो जाएगा क्या चीज में, वुड में। तो ये शॉर्ट एक स्लोगन रखना है कि स्टार्टिंग पास्ट है तो पास्ट से पास्ट सही हो जाएगा, प्रेजेंट से यहां फ्यूचर अगर सेंटेंस आता है तो सही हो जाएगा, या यहां प्रेजेंट से प्रेजेंट रहता है तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि स्टार्टर पास्ट हो तो लास्ट तक पास्ट होगा, स्टार्टर प्रेजेंट हो तो लास्ट तक प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, है ना? तो या तो प्रेजेंट रह जाएगा या फ्यूचर चला जाएगा। और अगर स्टार्टिंग पास्ट है तो पास्ट से फ्यूचर गलत हो जाएगा। यानी हम लोग डायरेक्ट यहां से ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े थे या जिसकी जानकारी दिए, हमने क्या बोला कि इसे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर। तो डायरेक्ट इसको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे कि ये हो गया प्रेजेंट,
ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। प्रेजेंट में हो गया आपको इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव। पास्ट में हो गया वॉज, वर, हैड, डिड। फ्यूचर में हो गया आपका शैल और विल। तो ये दिमाग में रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में यदि मान लीजिए ये प्रेजेंट से अगर फ्यूचर आता है तो ये सेंटेंस हमेशा सही हो जाएगा। यदि पास्ट से सेंटेंस शुरू होता है और फ्यूचर में जाता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट से फ्यूचर गया, पास्ट से फ्यूचर गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर प्रेजेंट से प्रेजेंट सही रहेगा या प्रेजेंट से फ्यूचर सही रहेगा। यानी पहला पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट, पहला प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट या फ्यूचर। ये आपका जानकारी रहा किसके बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब में के बारे में। और इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इन चीज़ों का जानकारी दिए। फिर सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जो आज बोल रहे हैं उससे कंसर्निंग सारा क्वेश्चन रहेगा, बैंक रहेगा, उसको बनाना है। यदि आप अच्छा से नहीं सुने होंगे, नहीं समझे होंगे तो क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगा। वहाँ जो अच्छे से सुनेंगे वो अच्छा मार्क्स लाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद थोड़ा सा मेन वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया थोड़ा देर पहले ही मैं बताया कि एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी जितनी भी एक्शन होगी उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे ये मार्कर उठा के ऐसे फेंकेंगे, कोई अगर ये साइड से लड़की देखेगी, बोलेगी सर क्या दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं। और ये फेंकना जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। यानी जितने भी एक्शन है उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, ये सारे जो चीज हैं ये क्या है, एक्शन है। लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना, लगभग जिसके शब्द के अंत में ना हो वो सब क्या है, एक्शन है, नाना को छोड़कर। क्लियर है। जिस चीज में एक्शन का बोध हो वो सारा क्या है, मेन वर्ब है। जैसे शॉट लगाएं, लगाना क्या है, एक्शन है। बैठेंगे तो क्या है, एक्शन है। लिखना, पढ़ना, सोना, ये सारा चीज आपको एक्शन हो गया। टू गो, टू प्ले। अब क्या है कि मेन वर्ब जो है इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, तो इट हैज 5 फॉर्म्स। इट हैज 5 फॉर्म्स। इसके प्रारूप कितने होते हैं, 5 होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे V1 में गो हो गया, V2 वेंट हो गया, V3 गॉन हो गया, गो वेंट, मान लो गॉन, गोइंग और गोज हो गया। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये V1 है, ये V2 तो ये आपका गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज हो गया। तो V1, V2, V3, V4 और V5।
मैं यही बात बोल रहा था कि ये गो, वेंट, कौन, गोइंग और क्या, गोस, V1 V2 V3 V4 और क्या V5। थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ कर्सर आ गया है, लिखेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। ये बिना याद रखिएगा, बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास्ट नहीं हो सकता है, क्लियर है। और बिना V3 का सेंटेंस कभी भी पैसिव नहीं बन सकता है, और बिना V4 का कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और ये V1 और V5 जो है ये क्या है, प्रेजेंट है, क्लियर है। ऐसे समझिए कि आप 5 भाई हैं, ये सदैव याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, क्लियर है। 5 की शादी हो गई, आपकी पत्नी है, ये इनकी वाइफ है, ये आपकी वाली है, ये उनकी वाली है, ये इनकी वाली है। ये 500 अगर पत्नी को एक जगह रखा जाए तो कभी नहीं बनेगा, झगड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली है, क्लियर है। क्योंकि 2 गोतनी एक साथ नहीं रह सकती है। उसी प्रकार कभी भी सेंटेंस में 2 V2 एक साथ नहीं आएगा, 2 V4 एक साथ, 2 V5 एक साथ नहीं आएगा। अगर आया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि यहां पे लिखें, he told me that he didn't worked hard in the classroom, इसको यहां स्लैश किए, यहां स्लैश किए, यहां किए, और लास्ट में लिख दिए क्या, नो एरर्स। जैसे ही सेंटेंस देखेंगे तो ये टोल्ड जो है ये V1 नहीं क्या है, V2 है, और V2 यानी क्या, प्रेजेंट नहीं क्या है, पास्ट है। अगर ये वाली चीजें अगर पास्ट है तो मेरे मित्र पूरा क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन ये डीड जो है ये क्या है, V1 है या V2 है, V2 है। और अगर ये V2 यहां हुआ तो ये वॉक्ड भी जो है ये क्या है, V2 है। और 2 गोतनी एक साथ नहीं रह सकती, अगर रहेगी तो क्या हो जाएगा, झगड़ा होगा कि नहीं। यानी ये डीड यहां है तो कंफर्म है ये वर्कड होगा कि वर्क होगा, है? इसीलिए नहीं लिखता सी डजंट स्पीक्स की स्पीक, क्योंकि डजंट क्या है, V5 है। यानी 2 V2 एक साथ नहीं आएगा, 2 V3 एक साथ नहीं आएगा, 2 V5 एक साथ नहीं आएगा। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं और ये 500 का अलग अलग काम है, क्लियर है। सब्जेक्ट समझ गए, ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ गया, मेन वर्ब भी हम लोग समझ गए। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, क्लियर है। ऑब्जेक्ट का मीन होता है कर्म। देखिए, द वर्ड विच इज इफेक्टेड by an action, the word which is affected by an action or subject is called object, the word which is affected यानी वैसा शब्द जो अफेक्टेड हो यानी प्रभावित हो, जिस पर दबाव पड़े, किसका, एन एक्शन यानी क्या, क्रिया का, और सब्जेक्ट यानी क्या, कर्ता। यानी वैसा शब्द विच इज इफेक्टेड बाय एन एक्शन और सब्जेक्ट, जिस पे दबाव पड़े कर्ता और क्रिया का, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं ताजमहल देख चुका हूं, तो मैं देखा, मैं सब्जेक्ट, देखना क्या, मेन वर्ब। मैं देखा, एक झप्पड़ मारेगा तो बोलिएगा ताजमहल। यानी कहीं ना कहीं मैं
और देखा, दबाव दे रहा है किस पर? ताजमहल पर। मैं आम खाया, क्या खाया भाई? आम, यानी जिस पे प्रभाव पड़े उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, यानी वह बोलती है, क्या बोलती है भाई? इंग्लिश जो हो गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारा चीज समझ में आ गया। और इन सारे चीजों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस यानी क्या? वाक्य। यानी सेंटेंस का भी एक डेफिनेशन शॉर्ट में, तो सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वाक्य का सिंपल डेफिनेशन जो होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच a group of words which make complete sense is called sentence. Sentence. A group of words which make complete sense is called क्या? Sentence. यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ बतलाता हो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और हम लोग का एग्जाम में सेंटेंस जो पूछा जाता है वो क्या? इंप्रूव द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स, है ना। तो ये सेंटेंस जो है समझ में आ गया, जैसे में जिसकी अर्थ कंप्लीट निकलना चाहिए, है ना। जैसे सी बाउट अ पेन, यानी वह एक कलम खरीदी, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। सी सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया और ये क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। और पूरा मिलकर क्या बना? सेंटेंस बना। क्लियर है? अब प्रश्न यह उठता है कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ क्या? सेंटेंस, है ना। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बोरिंग हो गया क्या? कितना देर लगभग पढ़ा दिए होंगे।